हाय मिस्ट्री रिकेप्टिया। आज मैं आयरन स्काई नामक एक कॉमिक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे बिगाड़ने वालों से सावधान रहें और ध्यान रखें। 2018 में लिबर्टी नाम का एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा। जहाज से उतरने के बाद वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार पोस्टर का अनावरण किया। इसे राष्ट्रपति द्वारा उनके पुनर्निर्वाचन अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रायोजित किया गया है। अंतरिक्ष यान में सैंडर्स और जेम्स वाशिंगटन नाम के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं। सैंडर्स का मिशन चंद्रमा की सतह पर रसायनों का निरीक्षण करना है। जैसे ही वह सतह पर हीलियम-3 की उपस्थिति की रिपोर्ट करता है, फिर वह उनके जहाज से थोड़ा आगे भटक जाता है और मिशन नियंत्रण से उसका संपर्क टूट जाता है। सैंडर्स आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसकी नजर एक विशाल हीलियम-3 खदान पर पड़ती है जिस पर कई लोग काम कर रहे होते हैं। अंतरिक्ष यात्री जेम्स सैंडर्स की प्रतीक्षा में उनके अंतरिक्ष यान के पास है। सैंडर्स उसे बुलाने और खदान की जांच करने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन नाजी आर्म बैंड पहने एक व्यक्ति उसके पीछे से आता है और उसे गोली मार देता है। हैरान जेम्स अपने जहाज की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति पूरे जहाज को उड़ा देता है और उसके पास घर लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता है। वह जमीन पर गिर जाता है और नाजी आर्म बैंड पहने हुए लोगों से घिरा होता है। फिर वह खनन अड्डे के अंदर अच्छी तरह से निर्मित सड़कों के माध्यम से कहीं ले गया है। कैमरा जूम आउट करके हमें स्वस्तिक के आकार का नाजी आधार दिखाता है। चंद्रमा पर कहीं और रेने ट्रिक्टर नामक एक जर्मन शिक्षक स्कूली बच्चों के एक समूह को पढ़ाते हैं। जैसा कि वे अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे चंद्रमा पर पैदा हुए थे और कभी पृथ्वी पर नहीं आए। रेने बच्चों को अंग्रेजी में बोलना सिखाती है और दावा करती है कि जब वे मानवता की मदद के लिए पृथ्वी पर लौटेंगे तो यह भाषा मदद करेगी। जैसा कि यह पता चला है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में नाजियों की हार हुई थी, तो उनमें से कुछ मारे जाने से बचने के लिए चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में भाग गए थे। तब से सैनिकों ने एक कॉलोनी बना ली है और पूरी गोपनीयता के साथ पीढ़ियों से चंद्रमा की सतह पर रह रहे हैं। नाजी सैनिक अंतरिक्ष यात्री जेम्स को अपने बेस पर नाजी कमांडर क्लाउस एडलर के पास लाते हैं। एडलर ने जेम्स को अपने नेता वोल्फगैंग कोत्सवेलेज के सामने पेश किया, जिन्हें उनके लोग क्रोधी कहते थे। इस बीच पृथ्वी पर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने अभियान प्रबंधक से अभियान की विफलता के बारे में बात करती हैं। उसने जेम्स को इस मिशन के लिए चुना था क्योंकि वह एक अफ्रीकी अमेरिकी है, ताकि वह आगामी चुनाव में अधिक अफ्रीकी अमेरिकी वोट जुटा सके। राष्ट्रपति ने उसके मैनेजर से मांग की कि वह दुर्घटना को छुपाने के लिए जो भी कर सके वह करे। बैक ऑन द मून एडलर ने रेनेट को आकर जेम्स से अंग्रेजी में बात करने के लिए बुलाया। ऐसा लगता है कि एडलर और रेनेट रिश्ते में हैं। जेम्स जर्मन सैनिकों पर हमला करने और खुद को कैद से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह बेस में फंस जाता है क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता होता है। वह गलती से एडलर को गिरा देता है और एयरलॉक के पास आश्चर्यचकित रेनेट से मिलता है, इससे पहले कि महिला कुछ कह पाती। जेम्स ने यह सोचकर लीवर को नीचे खींच दिया कि इससे निकास खुल जाएगा, लेकिन इसके बजाय इससे एयरलॉक खुल गया। वह और रेनेट दोनों हवा के दबाव से खींचे हुए हैं। वे किसी तरह अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं और जल्दी से एयरलॉक बंद कर देते हैं। तब तक एडलर ने जेम्स को पकड़ लिया और गुस्से में आ गया। वह उस आदमी पर अपनी बंदूक तानता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तब रुक जाता है जब जेम्स बताता है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति को जानता है। एडलर जेम्स से जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह उसे डॉक्टर के पास भेजता है, रिक्टर की प्रयोगशाला। एडलर और डॉक्टर रिक्टर जेम्स के सेल फोन से उत्सुक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यह क्या है। जेम्स इसका उत्तर अपने कंप्यूटर के समान एक फोन के रूप में देते हैं। डॉक्टर रिक्टर अविश्वास में हंसता है। डॉक्टर रिक्टर जेम्स को एक बड़ी मशीन दिखाता है और दावा करता है कि यह एक कंप्यूटर है और उसका सेल फोन इतना छोटा है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर रिक्टर का सुझाव है कि जेम्स के मस्तिष्क को काटकर उसके आकार का निरीक्षण किया जाए, लेकिन एडलर उससे जानकारी प्राप्त करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने असफल चंद्र मिशन का विस्तृत विवरण दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का अभियान प्रबंधक अभियान विफल होने के कारण निराश है और अपने कर्मचारियों को भयानक पीआर विचारों के साथ प्रस्तुत करने के लिए डांटता है। मून बेस पर एडलर रेनेट से मिलने उसके कमरे में शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे चंद्रमा पर लीगल यूनियन कहा जाता है। वह उसे एक पुष्टिकरण प्रमाण पत्र देता है कि उनका डीएनए 97% मेल खाता है और उसके साथ उत्तम संतान पैदा करने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। वह अपने आधार में सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है और किसी दिन पृथ्वी पर शासन करना चाहता है। बेस पर कहीं और हमें लूना नाजिस प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। युद्धपोत को डेमारुंग मिला, जिसका विकास 40 वर्षों से चल रहा है। युद्धपोत को पूरा करना फ्यूहरर वोल्फगैंग कोत्सफ्लिश का सपना है। वे पृथ्वी पर वापस जाने और इसे जीतने के लिए युद्धपोत का उपयोग करने की योजना बनाते हैं। डॉक्टर अंततः रिक्टर को एहसास हुआ कि जेम्स द्वारा लाए गए सेल फोन में उनके सभी कंप्यूटरों की तुलना में 1000 गुना अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है। डॉक्टर रिक्टर फोन को युद्धपोत से जोड़ता है और फ्यूहरर को अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। जब छोटे सेल फोन से युद्धपोत शुरू
होता है तो हर कोई आश्चर्यचकित और प्रभावित होता है, और जल्द ही यह बंद हो जाता है क्योंकि फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। एडलर ने फ्यूहरर से पृथ्वी पर जाने और ऐसे और सेल फोन लाने की अनुमति मांगी। उनका मानना है कि किसी दिन पृथ्वी उन पर हमला करेगी और उन्हें अपनी ओर से सेल फोन की शक्ति की आवश्यकता होगी। फ्यूहरर का दावा है कि पृथ्वी पर गया कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा है, लेकिन एडलर इस बात पर अड़ा है कि वह वापस आएगा। निम्नलिखित दृश्य में हम देखते हैं कि जेम्स को एक कमरे में रखा गया है जिसके पास स्पीकर हैं जो हर समय नाजी प्रचार की धज्जियां उड़ाते हैं। जब नेट अंदर आती है और उसे अपना परिचय देती है तो वह उससे उसकी त्वचा के रंग के बारे में पूछती है क्योंकि वह पहले कभी किसी गहरे रंग के व्यक्ति से नहीं मिली थी। वह ये भी बताती है कि डॉक्टर रिक्टर उसके पिता हैं। वह जेम्स को और अधिक आर्यन दिखाने के लिए उसके चेहरे पर दवा का इंजेक्शन लगा रहा है। रेनेट ने जेम्स को नाजी होने का नाटक करने की सलाह दी, अन्यथा उसे जल्द ही हटा दिया जाएगा। फिर एडलर पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उनके जाने से पहले डॉक्टर रिक्टर अब उन्मुख जेम्स को उसके सामने प्रस्तुत करता है। दवाओं के कारण उनकी त्वचा और बाल सफेद हो गए हैं और अब वह नाजी वर्दी में है। वह एडलर, रेनेट और एक गार्ड के साथ पृथ्वी की ओर प्रस्थान करता है। उनका अंतरिक्ष यान न्यूयॉर्क में किसी के खेत पर उतरता है। खेत के मालिक ने एक गार्ड को गोली मार दी जिससे बाकी 3 लोग वहां से भाग गए। एडलर ने कुछ लोगों से एक वाहन चुराया और जेम्स से उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ले जाने के लिए कहा। कोई रास्ता न होने पर जेम्स उन्हें राष्ट्रपति के अभियान प्रबंधक विवियन के पास ले जाता है। एडलर ने प्रबंधक का अपहरण कर लिया और जेम्स को वाहन से बाहर फेंक दिया क्योंकि अब वह उसके किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद एडलर विवियन से राष्ट्रपति का पता पूछता है। रेनेट को पता चलता है कि एडलर का मिशन पृथ्वी पर हमला करना है, जो उन्हें बताई गई बातों से मेल नहीं खाता है। वह जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करती है, लेकिन एडलर उसे वह सब सुनाने के लिए कहता है जो वह हमेशा अपने छात्रों को सुनाती है। रेनेट ने दुनिया में शांति और समृद्धि लाने के अपने उद्देश्य के बारे में एक भाषण देना शुरू किया। विवियन रेनेट के वक्तृत्व कौशल से प्रभावित है और वह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में ऊर्जा बढ़ाने में मदद करने के लिए उसका उपयोग करने की योजना तैयार करता है। फिर वह दोनों को राष्ट्रपति से मिलने ले जाती है जो योजना को मंजूरी दे देते हैं। वे राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचित कराने के लिए नाजी शैली का प्रचार अभियान शुरू करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। एडलर और रेनेट पृथ्वी पर इतना आनंद लेते हैं कि वे अपना मिशन भूल जाते हैं। इस बीच जेम्स चंद्रमा पर नाजियों के खिलाफ सड़कों पर अकेले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिन बीत गए और रेनेट तब से राष्ट्रपति के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और दोनों चार्ली चैपलिन की फिल्म देखने के लिए एक थिएटर में जाते हैं। जब वह थिएटर से बाहर आती है तो उसे एहसास होता है कि नाजी वास्तव में भयानक लोग थे। इस बीच विवियन के मन में एडलर के प्रति भावनाएं उमड़ने लगी हैं, क्योंकि उसे वह करिश्माई लगता है। जैसे ही वे दोनों एडलर के कार्यालय में प्रवेश करते हैं, विवियन एडलर के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही उन्हें पता चला, एडलर ने उसे चंद्रमा पर मौजूद फ्यूहरर को खत्म करने के बाद पृथ्वी पर आक्रमण करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जब एडलर ऊपर देखता है तो उसे अपने कार्यालय में मून नाजी फ्यूहरर और उसके लोग दिखाई देते हैं। वह ये पता लगाने के लिए पृथ्वी पर आया है कि एडलर को कंप्यूटर पुनः प्राप्त करने में इतना समय क्यों लग रहा है। फ्यूहरर को एडलर की योजना का पता चल जाता है और वह दोनों को बंधक बना लेता है। तभी रेनेट कमरे में घुसती है और एडलर से उसके मिशन के बारे में बात करती है। वह नाजी प्रचार की निंदा करती है और अंततः उसे एहसास होता है कि एडलर पूरे समय गलत था। फ्यूहरर ने उन सभी को मारने का फैसला किया है, लेकिन विवियन बंदूक हासिल करने में सफल हो जाती है। वह फ्यूहरर और उसके सभी आदमियों को मार डालती है। एडलर को पता चलता है कि रेनेट पृथ्वीवासियों को पसंद करने लगी है, इसलिए ये दावा करते हुए कि उसने नाजियों को धोखा दिया है, अब वह उसे मारने वाला है। लेकिन जेम्स उसकी सहायता के लिए आता है और दोनों भागने में सफल हो जाते हैं। रेनेट ने विवियन का आईपैड चुरा लिया और खुद को नया फ्यूहरर घोषित कर दिया। फिर वह विवियन को पीछे छोड़ते हुए पूर्व फ्यूहरर के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में ले जाता है। एडलर ने अंतरिक्ष जेपलेन और उड़न तश्तरियों के बेड़े का उपयोग करके पृथ्वी पर आक्रमण शुरू किया। वे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और अंततः पूरे न्यूयॉर्क शहर को नष्ट कर देते हैं। रेनेट नाजियों को अमेरिका को नष्ट करते हुए देखता है और एक योजना तैयार करता है। वह युद्धपोत को अपने साथ लाने और नाजियों से लड़ने के लिए चंद्रमा पर बेस पर वापस जाना चाहती है। संयुक्त राष्ट्र हमलों पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाजियों से लड़ने के लिए एक अमेरिकी मंगल अन्वेषण अंतरिक्ष यान USSGWB को नियुक्त किया, लेकिन वे जल्द ही काबू में आ जाते हैं और दूसरे देशों से मदद मांगते हैं। अन्य देशों के अंतरिक्ष जहाज बचाव के लिए आते हैं। जहाजों को आखिरी सांस तक लड़ने का आदेश देने के बाद एडलर चंद्रमा पर लौट आया। वह युद्धपोत को सक्रिय करने के लिए विवियन की गोली लेकर आया है। उसे उसका डेमो रग मिल गया है। सभी देशों द्वारा अपनी सेना इकट्ठा करने के बाद वे नाजी अंतरिक्ष जहाजों का सफाया करने में कामयाब होते हैं। फिर अंतरिक्ष यान चंद्रमा के आधार की ओर अपना रास्ता बनाते हैं।
एडलर युद्धपोत पर चढ़ जाता है और अंतरिक्ष गठबंधन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच रेनेट और जेम्स भी युद्धपोत में घुस जाते हैं। रेनेट एडलर की तलाश में पुल की ओर बढ़ता है, जबकि जेम्स डॉक्टर से मिलने जाता है। रिक्टर मानव अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचता है और नाजी अड्डे पर सभी पर हमला करता है। जैसे ही चंद्रमा गिरना शुरू होता है, एडलर घबरा जाता है और अपने आदमियों को हीलियम-3 इंजन शुरू करने का आदेश देता है। युद्धपोत हवा में उड़ता है। बाद में तोपें दागने का आदेश दिया गया, लेकिन पृथ्वी फायरिंग लाइन से बाहर चंद्रमा के दूसरी तरफ थी। पृथ्वी को आग की रेखा में खड़ा करने के लिए एडलर ने चंद्रमा के एक हिस्से पर बम गिराया। इस बीच रेनेट नाजी गान बजाती है, जिससे नाजी अधिकारी सलामी देते हैं और वह उपद्रव की ओर बढ़ती है। जेम्स अंततः विवियन के टैबलेट को डिस्कनेक्ट करने में सफल हो जाता है, जबकि रेनेट एडलर को पृथ्वी पर गोली चलाने से पहले बिजली का झटका देकर मार देता है। युद्धपोत के चंद्रमा से टकराने से रेनेट और जेम्स बाल बाल बच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कमांडर विवियन को उनकी जीत पर बधाई दी, लेकिन विवियन ने गलती से चंद्रमा पर हीलियम-3 के बड़े टैंकों की मौजूदगी का खुलासा कर दिया और विभिन्न देशों के सभी संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधियों ने इसे सुन लिया। वे सभी टैंकों पर अपना दावा करना चाहते हैं, क्योंकि हीलियम-3 की इतनी बड़ी मात्रा कई वर्षों तक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बहस में पड़ जाते हैं और अंतरिक्ष जहाजों का बेड़ा जो एक साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। वे एक दूसरे के अंतरिक्ष जहाजों पर मिसाइलें दागना शुरू कर देते हैं और फिर से अराजकता शुरू हो जाती है। चंद्रमा के बेस में रेनेट अपनी पुरानी कक्षा में जाती है, जहां बेस के बचे हुए लोग उसका इंतजार करते हैं। वह उनसे कहती है कि वे शांति से पृथ्वी पर पुनर्वास कर सकते हैं। फिर वह वाशिंगटन के साथ फिर से मिलती है, जिसने अपना रंग वापस पा लिया है। आखिरकार दोनों चुंबन करते हैं। जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है और हमें आधा टूटा हुआ चंद्रमा दिखाई देता है, फिल्म समाप्त हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।